हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज 2024 में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की एग्जाम हुई थी, जिसमें सभी शिफ्टों में लगभग बायोलॉजी के 311 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सभी क्वेश्चनों का मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ। अब तक मैं आपको 50 क्वेश्चन का एनालिसिस करवा चुका और भैया इस सीरीज की 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। एक क्लास में मैं आपको 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करवाता हूँ। इन क्वेश्चनों का एनालिसिस आपके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि आगे आने वाली जो रेलवे की एग्जाम है, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी होगा, एनटीपीसी होगी और भी जो अन्य एग्जाम है, इन सभी एग्जाम में रेलवे का इतिहास रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, या फिर उस क्वेश्चनों से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। इस वजह से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी के, वो सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। मैंने आपको आरआरबी एएलपी वाले क्वेश्चन भी करवाए थे, आरआरबी जे वाले क्वेश्चन भी करवाए थे। अब मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं बायोलॉजी के। तो इन सभी का एनालिसिस अगर आप एक बार आपकी आंखों के आगे से निकाल लोगे तो आगे आने वाली जो एग्जाम है, उन सभी एग्जामों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन सभी क्वेश्चनों का आप आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अगर आपने आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट हुआ था उसके बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरआरबी जेई के क्वेश्चन नहीं देखे हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये भैया 6 नंबर की क्लास है इस आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के बायोलॉजी के क्वेश्चंस की। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। हर रोज की तरह इस तरफ आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे और इस तरफ मैं इन क्वेश्चनों का हल करवाने वाला हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, यदि बहुखंडन अनेक कोशिका है तो द्विखंडन होगा। आपके ऑप्शन है 2 कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है 3 कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है 4 कोशिका, ऑप्शन नंबर डी है 1 कोशिका। देखो भैया, सिंपल सी बात है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बहुखंडन जो है वो अनेक कोशिका है, वो अनेक कोशिका है, तो फिर द्विखंडन क्या होगा? तो वैसे तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द्वि का मतलब क्या होता है? 2। तो आप डायरेक्ट करके आ सकते हो कि इसमें क्या आंसर होगा? 2 कोशिकाएं आंसर होगा। क्योंकि अगर बहुखंडन में बहु का मतलब होता है बहुत सारी, यानी कि अनेक कोशिका है, तो द्विखंडन में कितनी कोशिका होगी? 2 कोशिका होगी मेरे भाई। तो इस तरीके से, सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है अलैंगिक जनन की विधियों से। अलैंगिक जनन की विधियों में एक विधि है फिजन, जिसे विखंडन कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है द्विखंडन और एक होती है बहुखंडन। द्विखंडन में एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और बहुखंडन में एक कोशिका जो होती है वो अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। मैंने अलैंगिक जनन की विधियां सारी पढ़ा रखी है भैया, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। क्योंकि अलैंगिक जनन की विधियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितनी भी अलैंगिक जनन की विधियां है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन है, फिजन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, रीजनरेशन है, ये सभी विधियां मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। स्पोर फॉर्मेशन है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। तो आपसे यही पूछा गया है कि बहुखंडन में एक कोशिका अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, द्विखंडन में एक कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो बहुखंडन का मतलब अनेक कोशिकाएं हैं और द्विखंडन का मतलब क्या है? 2 कोशिका है भैया, सिंपल सी बात है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? ओके भैया, पिछली क्लास से नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको फायदा मिलेगा। अब हम चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा भैया।
तो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। आपके ऑप्शंस है एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है वृषण यानी कि टेस्टिस, ऑप्शन नंबर सी है थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन नंबर डी है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। देखो भैया, यहां पर आपसे वृद्धि हार्मोन के बारे में पूछा गया है, वृद्धि हार्मोन के बारे में पूछा गया है, जीएच हार्मोन के बारे में पूछा गया है, ग्रोथ हार्मोन के बारे में पूछा गया है। और ग्रोथ हार्मोन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था बैच वाले बच्चों को। अगर आप स्पेशल बायोलॉजी का बैच लेना चाहते हो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, रेलवे, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, पीसीएस, यूपीएससी, पटवार, पुलिस, अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, तो मात्र 29 रुपये पर मंथ आपको देने की आवश्यकता है। 5 से 5.5 महीने में मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। 3 चैप्टर हो चुके हैं, 5 जनवरी से मैंने शुरुआत की है इस चैप्टर की, इस बैच की। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, बैच की प्लेलिस्ट है उसका, तो वहां जाकर आप देख लेना किस तरीके से बैच ले सकते हैं। सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखी है, तो बैच ले लेना भैया। वहां पर मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया था, एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया था, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। और ये सभी ग्रंथियां किसका सिक्रेशन करती है, तो ये किसका स्राव करती है, तो ये सभी हार्मोन का सिक्रेशन करती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। और इन ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, इन ग्रंथियों की संख्या 9 होती है, जिसमें से एक है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। ये हमारे ब्रेन में होती है और सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि होती है ये। इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इस वजह से तो नहीं कहा जाता, इस वजह से कहा जाता है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, ये एक ग्रंथि और होती है हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी अन्य जो 7 ग्रंथि है, मैंने कहा था कि टोटल अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 है, तो ये हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी अन्य जो 7 अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सभी को कंट्रोल करने का काम करती है। इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक आगे वाला भाग, एक पीछे वाला भाग। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। तो जो आगे वाला भाग है, उस आगे वाले भाग से ग्रोथ हार्मोन का निर्माण होता है। ये ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हमारे शरीर को ऊंचाई देने में हेल्प करता है। ये इसका मुख्य काम है भैया ग्रोथ हार्मोन का। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है। ये सब हार्मोन किससे निकलते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 आपको समझ में आ गया है क्या? ओके, मिटा दूं? ठीक है भैया, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। पूरी बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ भैया इस बैच में। बैच का नाम है बायोलॉजी स्पेशल 0.2। प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना इसकी क्लासें, ठीक है। 5 से 5.5 महीने में कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। अभी आपके एग्जाम में टाइम है भैया, और अभी आपके पास मौका है, बैच ले लीजिए, पढ़ लीजिए। 29 रुपये ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि सुबह आप चाय के थड़ी पे जाते हो ना, तो वहाँ पर दे करके आ जाते हो चाय वाले को 100 की पत्ती तो भैया। और 29 रुपये में तो मैं आपको पर मंथ पढ़ा रहा हूँ। एक महीने में कम से कम 4 से 5 चैप्टर हो जाते हैं। इस महीने में थोड़ी सी मैं गाँव में चला गया था, इस वजह से छुट्टी हो गई थी। इस वजह से लगभग 4-5 दिन तो गाँव में ख़राब हो गए थे, और 1-2 दिन की वैसे छुट्टी हो गई थी किसी कारणवश। इस वजह से 5-7 दिन की छुट्टी हो गई। 5-7 दिन में तो भैया 2 चैप्टर करीब होते हैं, फिर भी 3 चैप्टर तो मैंने आपको करवा दिए। 12-12 घंटे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जा करके देख लेना भैया। बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया है, इसलिए अभी मौका है। फिर एग्जाम के टाइम पे तो मैथ पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे या कुछ और पढ़ोगे,
साइंस पढ़ लो, अभी मौका है भैया। देखो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। सबसे पहले तो आपको पता होना जरूरी है कि ये प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है। कोई बताएगा मुझे प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जो ब्रेन के बिना होती है, यानी कि मस्तिष्क के बिना होती है। इसका मतलब क्या है कि बिना सोचे समझे होती है भैया, इसमें ब्रेन का यूज में नहीं लिया जाता, बिना सोचे समझे होती है, ये बिना सोचे समझे हो जाती है भैया ये क्रियाएं। ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि गरम तवे पर आपका हाथ रखने में आ गया, जैसे कि ये तवा है, इस पर आपने ऐसे हाथ रखा तो तुरंत आप हाथ को हटा लेते हो। क्या सोचने का टाइम मिला क्या? अगर आप सोचने का टाइम मिलता तब तक तो भैया आपका हाथ जल जाता। आप चल रहे हो, है कि नहीं है, और चलते हुए आपका पैर किसी कांटे पर लग गया तो आप तुरंत पैर को हटा लेते हो। हटाते या नहीं होते? आप रास्ते में जा रहे हो, आपको सांप दिख गया, तुरंत आप पीछे की ओर कूद जाते हो। ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं भैया, और इन प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? स्पाइनल कोड करता है, यानी कि मेरुरज्जु करता है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर। ए ऑप्शन है सड़क पर पैदल घूमना, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों से बात करना, ऑप्शन नंबर सी है ज्वाला में से हाथ खींचना, और ऑप्शन नंबर डी है मंच पर नृत्य करना। तो बताओ प्रतिवर्ती क्रियाओं का उदाहरण कौन सा है? बताओ निम्न में से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी है ज्वाला में से हाथ को खींचना। ये प्रतिवर्ती क्रिया है भैया, जो बिना सोचे समझे होती है, बिना ब्रेन के होती है। बिना ब्रेन का मतलब यह है कि ब्रेन में इसका यूज नहीं होता, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, सोचने समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 54 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। वैसे सारी ही चीजें एंजाइमों से संबंधित है, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्यों दिया गया है क्वेश्चन में, ये मेरे दिमाग से बाहर है कि नहीं है? लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया गया है तो मैं आपको करवा देता हूं। पहला कथन कहता है कि हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। बात तो सही है, आपका जो भोजन पचता है ना, वो एंजाइमों की सहायता से पचता है। मैंने डाइजेशन सिस्टम में बहुत अच्छे से बताया था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है कि एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। बिल्कुल, एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, बात तो सही है ये भी। तीसरा कहता है कि किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अरे भैया, आपके शरीर में कोई विशेष विघटन है, कोई विशेष पदार्थ है, तो अगर आपको तोड़ना है, उसका विघटन करना है भाई, उसको पचाना है, तो एंजाइमों की आवश्यकता तो होगी। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी है केवल 1, ऑप्शन नंबर सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी है केवल 1 और 2। देखो, इस क्वेश्चन पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपके आंसर की में जो आंसर दिया गया था वो 1, 2 और 3 दिया गया था। तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 है। बात भी सही है, तीनों कथन सही दिए गए हैं, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी महसूस हो रही है, तो इसको छोड़ सकते हो आप, नहीं तो देख लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 54 मैंने आपको बता दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइमों के बारे में बताया गया है। हाँ, ये जो बातें लिखी हुई है क्वेश्चन में, कथन जो लिखे गए हैं वो एंजाइमों से संबंधित है। बात तो तीनों सही है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है भैया, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। यह पादप, आपके ऑप्शंस है कि ये पादप की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचाते हैं। कौन? कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी है इनके पास कोशिका द्रव्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर डी है इनके पास उचित अनुवांशिक पदार्थ नहीं होते हैं।
इनके पास उचित आनुवंशिक पदार्थ नहीं होते हैं। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। देखो भैया, मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस तरीके से संरचना होती है पादप कोशिकाओं की, आपने देखा होगा। तो पादप कोशिकाओं के बाहर की तरफ दो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि दो दीवार होती है। तो जो सबसे बाहरी होती है ना, वो होती है भैया सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। और जो अंदर वाली होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये सबसे भारी आवरण है भैया सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसमें वैक्यूल्स होता है एक बहुत बड़ा सा, मान लीजिए वैक्यूल्स है, ये रिक्तिकाएं है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। अगर पाई जाएगी तो बिल्कुल छोटी छोटी पाई जाएगी। किनारों के पास में इसमें केंद्रक होता है भैया। तो इस तरीके से आप केंद्रक भी बना सकते हो, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म होता है और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी बॉडीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो सब बाद की बात है, अभी आपको कुछ याद नहीं रखना है। बस इतना याद रखना है कि सबसे बाहरी जो आवरण होता है पादप कोशिका का, किसका? प्लांट सेल का, यानी कि पादप कोशिका का। तो वो कौन सा है? तो वो होता है भैया कोशिका भित्ति। और इसके जस्ट नीचे की तरफ ये कोशिका झिल्ली होती है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया। सबसे बाहरी कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, और उसके जस्ट अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो ये बाहर से आपके कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने, आपकी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। कौन? ये सेल वॉल, कोशिका भित्ति बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। कोई भी ऐसी चीज इसके अंदर ना जा सके जो आपकी कोशिका को नुकसान पहुंचाती है, उनसे बचाने का काम करती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ऑप्शन नंबर ए यही दिया गया है कि ये पादप की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचाती है। कौन? कोशिका भित्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके पास कोशिका द्रव नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, ना ही आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 55 समझ में आ गया? ओके भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शन है एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन नंबर बी है वसामय ऊतक, ऑप्शन नंबर सी है पेशीय ऊतक, ऑप्शन नंबर डी है उपास्थि। देखो, हमारे शरीर में बहुत सारे टिश्यू होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आपको बताया था। हमारे शरीर में जो ऊतक पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है एनिमल टिश्यू, यानी कि जंतु ऊतक। ये हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। वैसे ही प्लांट जो होते हैं, पादप जो होते हैं, उनमें भी टिश्यू होते हैं, तो वो भी पादपों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था कि पादपों में जो ऊतक पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू, फिर आगे इनके अलग अलग भाग होते हैं। वैसे ही एनिमल जो टिश्यू होता है, देखो टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले तो टिश्यू के बारे में समझ लीजिए। टिश्यू क्या होता है? ये होता है ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह ही ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है, याद रखना।
तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऊतक क्या है, तो कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है। कोशिका क्या है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है भैया, है कि नहीं है? तो ये आपको पता होना जरूरी है। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक। अब आगे जाकर के ये भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी भैया 2-3 प्रकार का होता है। क्यूबॉइड होता है, एस्क्यूमस होता है, वो सब बाद की बात है भैया। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के भी 2-3 एग्जाम्पल है। ब्लड है, बोन्स यानी कि हड्डियां है, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि है कि नहीं है? तीसरा होता है भैया मस्कुलर टिश्यू। ये मस्कुलर टिश्यू भी 2-3 प्रकार का होता है कि नहीं है? इसे कहा जाता है पेशीय ऊतक। और तीसरा होता है न्यूरल टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 प्रकार का ऊतक होता है भैया। याद रखना, पेशीय जो ऊतक होता है इसमें एक प्रकार का गुण होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, यानी कि ये सिकुड़ने और फैलने की क्षमता रखता है। तो इसी के कारण आपके शरीर में गति महसूस होती है। तो आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा गया है, यही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो मस्कुलर टिश्यू उत्तरदायी होता है भैया। मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये उत्तरदायी होता है आपके शरीर में गति के लिए, ठीक है। एक होता है कंकालीय ऊतक, जो आपकी हड्डियों के साथ, आपके कंकाल तंत्र के साथ जुड़ा हुआ होता है, आपकी हड्डियों के साथ में जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे शरीर में हड्डियों के साथ जुड़ करके उन्हें गति प्रदान करने का काम करता है। तो हमारे शरीर में गति का काम कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू करता है, पेशीय ऊतक करता है। जब आपको हम एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो एक एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। और गति कराने में कौन सा सहायक होता है? मस्कुलर टिश्यू सहायक होता है, पेशीय ऊतक सहायक होता है, और कुछ नहीं है। मैंने एनिमल टिश्यू बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना भैया, आपको कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में ये चीजें मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्लियर है क्या? सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्लियर है तो आगे चलते हैं। मिटा दूं? ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 56 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर बी है एल्वियोली, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी है स्पाइनल कॉर्ड। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी जान पहचान है ना इन चीजों के बारे में, इन ऑप्शंस के बारे में, तो आप वैसे ही कर दोगे भैया। देखो ग्लोमेरुलस के बारे में बेच वाली क्लासों में मैंने एक्सीलेटरी सिस्टम में अभी आपको पढ़ा रहा हूं, जिसकी आज अंतिम क्लास है। तो एक्सीलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जो मेन एक्सीलेटरी ऑर्गन्स होता है, यानी कि मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, उसके बारे में। और मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी। और किडनी एक ऑर्गन्स है जो किससे मिलकर के बना हुआ होता है? जो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो किडनी की कोशिका कौन सी होती है? किडनी की कोशिका होती है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो होता है, यही जो काम किडनी करती है वही काम नेफ्रॉन करता है। तो इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की इकाई, किडनी की कोशिका और किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। लास्ट क्लास में नहीं, उससे लास्ट वाली क्लास में, बेच वाली में, मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि नेफ्रॉन की संरचना में जो एक सी आकार की, एक सी शेप में एक संरचना होती है, जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। नेफ्रॉन की संरचना मैंने आपको बताया था कप के समान एक संरचना होती है, उसमें नेचुरल रूप से फिल्टर लगे होते हैं, जिन्हें ग्लोमेरुलस फिल्टर के नाम से जाना जाता है, जो ब्लड को छानने का काम करता है। तो पहला ऑप्शन तो भैया ग्लोमेरुलस है, जिसका तो भैया इन विद्युत आवेगों से कोई संपर्क ही नहीं है। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया,
क्योंकि ग्लोमेरुलस फिल्टर के बारे में तो हम किस में पढ़ते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर के बारे में हम नेफ्रॉन की संरचना में पढ़ते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं, एल्वियोली। एल्वियोली को कहा जाता है वायुकुपिका। ये फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। आपको अगर पता हो तो, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर आपने पढ़ा हो तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, मैं बैच में पढ़ाऊंगा भैया इन चैप्टरों को, तो इसलिए कहता हूं कि बैच नहीं लिया है तो ले लेना, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फेफड़ों का तो कोई संबंध ही नहीं है विद्युत आवेगों से। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात कर लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहा जाता है मेरुरज्जु। इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करती है, आपकी रीढ़ की हड्डी करती है। और ये किसको कंट्रोल करता है, तो मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है। आपके शरीर में होने वाली जो प्रतिवर्ती क्रियाएं है, बिना ब्रेन के, बिना सोचे समझे जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है आपके शरीर में, जैसे कि तवे पर हाथ लगाया आपने, तुरंत हाथ को हटा लिया, गर्म पानी में अगर आपने हाथ दिया आप हाथ को तुरंत हटा लेते हो, पैर पर अगर कांटे पर अगर आपका पैर गया तो आप पैर को तुरंत हटा लेते हो, किसी ने पीछे से सुई चुभाई तो तुरंत आप हट जाते हो। तो ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य स्पाइनल कॉर्ड करता है। और न्यूरॉन जो है ये भैया शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं को आदान प्रदान में सहायक होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका, ब्रेन वाले चैप्टर में हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन क्या होता है, आपके ब्रेन की सबसे छोटी इकाई होती है या ब्रेन की कोशिका होती है। तो ये क्या करती है, ये एक भाग से दूसरे भाग तक शरीर में विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए सहायक होती है, यानी कि विशिष्ट होती है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। बिल्कुल बात सही है, आप तो सिंपल तरीके से समझिए कि एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का आदान प्रदान में सहायक होता है आपका न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। क्लास 10th में आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था कि तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बनाओ, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाओ, तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझाने वाली कोई बात। अब देखो भैया, अगर मैं यहां पर आपको तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाऊं ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ इस तरीके से होता था, बना के भी बता देता हूं आपको। कुछ तंत्रिका कोशिका का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता था। ये बीच में न्यूक्लियस होता था, ये सेल बॉडी है, ये एक्सोन वाला पार्ट होता है आपका, माइलिन शीत का आवरण होता है इस पर, स्वान सेल पाई जाती है पीछे की तरफ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको संरचना देखने को मिलती है भैया एक न्यूरॉन की, ठीक है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का, यानी कि एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है भैया, इसके बारे में अलग से क्लास ले रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगी भैया इसकी वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। देखो, जो चीज समझाने वाली चीज है ना भैया, उस चीज को मैं जरूर समझाऊंगा, लेकिन जो चीजें समझाने लायक, अब देखो मैं अगर न्यूरॉन की संरचना के बारे में यहाँ पढ़ाता तो 1 घंटा तो न्यूरॉन की संरचना के लिए चाहिए, तो उससे अच्छा है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दो। मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ यहाँ पर। चैप्टर के लिए तो भैया मैंने, थ्योरी के लिए तो मैंने बैच स्टार्ट कर रखा है ना, उसमें जोन हो ही ना आप, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो क्या दिक्कत है। या तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आया हूँ भैया, ताकि आपको पता लगा सके कि एग्जामिनर की सोच क्या है और आगे क्या हो सकती है, उस चीज पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जीत के लिए जिस हिसाब से एग्जामिनर चलता है ना, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चल पाते हो तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है। अरे भाई, क्या कहा जाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, कि ये क्या है, ये एक प्लांट सेल है, और प्लांट सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है, वो होता है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति होती है। और इस कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे की तरफ एक आवरण और होता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अब की बार एग्जामिनर ने चालाकी करी,
इसे सेल मेम्ब्रेन नाम न दे करके, कोशिका झिल्ली नाम न दे करके इसका क्या नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से नाम भी बदल सकता है, तो आपको नाम पता होना जरूरी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक कठोर बाह्य आवरण पाया जाता है। ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाली, तो इसके बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सेल वॉल कहा जाता है, उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल वॉल। क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी नहीं है, सेल एनवेलप ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा भैया सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कंप्लीट हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चले आगे। ओके, तो चीजें तो समझ में आ रही है ना भैया आपको, आएगी यार अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहते हैं तो। 58 कंप्लीट। 59 देख लीजिए भैया, 59 देखो, इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका। क्वेश्चन नंबर 59 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि किस पौधे की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और एक नए पौधे में विकसित हो जाती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए चमेली, ऑप्शन नंबर बी है गुलाब, ऑप्शन नंबर सी है ब्रायोफाइलम और ऑप्शन नंबर डी है अंगूर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो भैया, एक मैंने आपको कायिक परिवर्तन के बारे में बताया था कि कायिक परिवर्तन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक परिवर्तन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये अलैंगिक जनन की एक विधि है भैया। ये क्या है, ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस प्रकार के जनन में एक ही जनक सहायक होता है। आपको पता है एक ही पेरेंट्स भाग लेता है। तो इसमें क्या होता है कि ये पादपों में होने वाली वह विधि है, अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप के कायिक भाग या फिर वृद्धि भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। मैंने इसको आपके एग्जाम्पल भी लिखवाए थे। तो जब मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया था तो वहां पर मैंने ब्रायोफाइलम का उदाहरण दिया था कि जो ब्रायोफाइलम होता है इसमें क्या होता है, इस पौधे की जो पत्ती होती है ना, उस पत्ती पर एक छोटा सा उभार आता है, फिर वो उभार टूट करके नीचे जमीन में गिर जाता है, उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो याद रखना, पत्तियों के द्वारा इसमें नए पौधे का निर्माण होता है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखो कि किस पौधे की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और एक नए पौधे में विकसित हो जाती है। तो ब्रायोफाइलम पौधे में विकसित हो जाती है। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रायोफाइलम पौधे में किस प्रकार का जनन होता है, तो किस प्रकार का जनन होता है मेरे भाई, तो याद रखना कायिक परिवर्तन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की विधि द्वारा, यानी ये अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसके द्वारा इसमें जनन होता है। बेगोनिया भी याद रख लेना, बेगोनिया जो प्लांट होता है इसमें भी भैया पत्तियों के द्वारा ही जनन होता है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 59 में किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो चीजें समझाने वाली है उसको हम आपको जरूर समझाएंगे, लेकिन जिसमें अगर समय लग रहा है 1 घंटा 30 मिनट तो उसको नहीं समझा सकते ना, उसके बारे में सिर्फ आपको बता ही सकते हैं, हिंट दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 कंप्लीट हो गया। ओके, आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 60। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। अगर यहां पर आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन है 4।
पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है एड्रिनलिन, ऑप्शन नंबर डी है टेस्टोस्टेरोन। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 60 है, मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाई है, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ाई है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में मैंने आपको एक ग्रंथि के बारे में पढ़ाया था, गोनेड्स ग्लैंड के बारे में, गोनेड्स ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया था, यानी कि लैंगिक जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया था। लैंगिक जनन ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। लैंगिक जनन ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, मेल में अलग होती है और भैया फीमेल में अलग होती है। बोलो पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? मेल में जो होती है उसका नाम होता है टेस्टिस यानी कि वर्षण, और फीमेल में जो होती है वो होती है भैया ओवरी यानी कि अंडाशय। पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस एक ग्रंथि है, ये एक जोड़ी होती है, ये भी एक जोड़ी होती है। इस टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि नर के जो लैंगिक जनन अंग है उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन जो ओवरी होता है इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, और दूसरा इससे हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों अलग अलग हार्मोन है मेरे भाई। ये प्रेगनेंसी के समय निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है मेरे भाई, ये भैया याद रखना, ये किशोर अवस्था के पश्चात निकलता है, किशोर अवस्था के पश्चात निकलता है। और ये हार्मोन ही एस्ट्रोजन हार्मोन ही क्या करता है, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं हो सकता क्योंकि तो नर में निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन का कोई संबंध नहीं है भैया, यहाँ से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कोई संबंध ही नहीं है, ना ही एड्रिनल ग्लैंड का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं, 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हर रोज इसकी वीडियो आती है भैया, आप वीडियो को देखा करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बेच अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आपके पास समय है, पढ़ने का मौका है, पढ़ लीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओनली फॉर 29 रुपए पर मंथ आपको देने की आवश्यकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय बाय।